दोस्तों, अब ह्यूमन राइट के चीफ ने, यूएन ह्यूमन राइट चीफ ने जबरदस्त तरीके से खुल्लम खुल्ला मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी हैं और इतना जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है कि अब यह सब मामला देखने लायक है। मैंने कहा था, बीच में एक मेरा छोटा सा क्लिप ट्विटर पे वायरल हुआ, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से आप ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेंट लिख सकते हैं। उसके बाद कई कंप्लेंट हुई और पहले भी होती आई है। जो पढ़ा लिखा समाज है, जो पढ़े लिखे मुसलमान कुछ लोग हैं, जो पढ़े लिखे हिंदू हैं, कोई भी पढ़ा लिखा भारतीय है जो ये जानता है कि ह्यूमन राइट कमीशन का इस्तेमाल कैसे करना है, दबाकर कंप्लेंट वहां गई है। और मैंने कहा था कि जितने जुल्म और सितम हो रहे हैं, ये जो मोदी सरकार आंख बंद करके मजा ले रही है, याद रखिएगा ये जुल्म और सितम दुनिया देख रही है और एक ना एक दिन ये भारी पड़ेगा और भारत का अपमान होगा। इस मोदी सरकार की वजह से, फैलती हुई नफरत की वजह से एक बार फिर से अब लताड़ यूएन की तरफ से लगी है। दोस्तों, यूएन ह्यूमन राइट चीफ वोल्कर तुर्क ने भारत के मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा, भेदभाव और भड़काने वाले बयानबाजी पर बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि भारत में मेरे ऑफिस को अक्सर ये रिपोर्ट और कंप्लेंट और जानकारी मिलती रहती है कि भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय हिंसा और भेदभाव का शिकार हैं। मुसलमान अक्सर ऐसे हमलों का निशाना बनते हैं। हाल में ही उत्तर भारत में हरियाणा और गुरुग्राम में मणिपुर और अन्य समुदाय भी मई से हिंसा और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। नस्ल भेदभाव, धार्मिक जातिवाद और भेदभाव के साथ साथ और नफरत से निपटारा करना, नफरत को खत्म करना, सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने के प्रयासों को दोगुना करने की क्लियर रूप से भारत को आवश्यकता है। अब सुनिए बयान पूरा। In India, my office frequently receives information that marginalized minority communities are subjected to violence and discrimination. Muslims are often the target of such attacks, most recently in Haryana and Gurugram in northern India. In Manipur, other communities have also been facing violence and insecurity since May. There is a clear need to redouble efforts to uphold the rights of all minorities by dealing in a forthright manner with intolerance, hate speech, religious extremism and discrimination. हाँ, बज गया डंका मोदी सरकार के मुंह पर ये जोरदार। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि यूएन सिर्फ बोल रहा है, ये बयानबाजी चलती रहती है, क्या इस पर कोई एक्शन होगा? लेकिन आपको यह बताना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक समाज के सड़े हुए अंग की वजह से उनकी फैलाई गई नफरत और प्रधानमंत्री मोदी जी की नफरत पर चुप्पी की वजह से पूरी दुनिया में अच्छे से बज रहा है भारत का डंका। भारत का नाम नहीं हो रहा है, भारत बदनाम हो रहा है। किसकी वजह से? आपने यूएन के ह्यूमन राइट चीफ की खुद बात सुन ली है, रिटर्न की रिपोर्ट भी दिखा दी है, लिखित में मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया है और उसके बाद उनका वीडियो भी। अब बताइए इससे ज्यादा और सबूत आपको क्या चाहिए? मैं आपको इसके अलावा कल ही बता चुका था नेशनल प्राइम टाइम में। गोदी मीडिया ने इस खबर को बिल्कुल डकार लिया, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ने अब लिख दिया है मेरे दोस्तों, मामा मियां देखिए, क्लियर कट कहा है कि मोदी सरकार को कटाक्ष किया है और बाइडेन सरकार ने क्लियर कहा है कि हमें दो चीजों को लेकर चिंता है, मानव अधिकार का उल्लंघन और अल्पसंख्यकों से भेदभाव और अभिव्यक्ति यानी प्रेस की स्वतंत्रता। लेकिन मोदी जी जानबूझकर समझ बन रहे हैं या फिर ज्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से इस मामले को नहीं समझ पा रहे हैं, शायद यही बात होगी। लेकिन आज अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कह दिया, ह्यूमन राइट कमीशन के चीफ ने भी कह दिया और अच्छे से दुनिया में इसको बजना ही कहते हैं, बहुत अच्छे से बज रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत से चले गए, लेकिन अब उनका एक
अहम वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनकी वेल एजुकेटेड जो थिंकिंग है और उनकी समझदारी है, उनकी जो तालीम है जो नजर आ रही है उस वीडियो में नजर आई है। इसीलिए कहते हैं भाई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। हुआ ये वीडियो है, इसमें जो बाइडेन कहते हैं प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, देखिए दारू शराब तो नहीं पीते, ये इनकी अच्छी बात है, लेकिन शराब जैसी कोई आइटम मोदी जी के हाथ में और सीधे हाथ से उन्होंने पकड़ा हुआ है गिलास। तो बाइडेन ने मोदी जी को क्लास देते हुए कहा, समझाते हुए कि जब आप टोस्ट करें और आपके गिलास में अल्कोहल यानी शराब ना हो तो उसे बाएं हाथ से पकड़ते हैं, दाएं से नहीं। अभी बाइडेन की बात पूरी नहीं हुई थी तो मोदी जी जो हैं खिलखिलाकर पहले ही हंस पड़े। अब सवाल यह है कि इसको क्या माने, चूंकि हमारे विश्व गुरु जी को बहुत ज्यादा ही अंग्रेजी आती है तो उनको पहले ही समझ में आ गया, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया और बस एंगेजमेंट दिखाने के लिए कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, ये दिखाने के लिए वो पहले ही से हंस दिए। इसके बाद ये हुआ कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने और झंड मार दी, ऊपर से यूं और कह दिया बाइडेन ने कि इनको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अब वो पूरा वीडियो आपके सामने है, ट्विटर पर ये वीडियो पिछले 24 घंटे से ट्रेंड कर रहा है, बस मैं आपके सामने रख रहा हूं अच्छे से एक्सप्लेन करके। इसीलिए कहते हैं ज्यादा पढ़ा लिखा मत करो, इतना पढ़ा लिखा सिर्फ हमारे भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। देखिए, Ambrose Finnegan, and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not. आप भी हंस लीजिए, इसके अलावा कर ही क्या सकते हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, G20 का खेल। इस अखबार की कटिंग में आप देखिए, जो G20 का जो बजट था, जो खर्चा करना था मोदी जी को, उसका बजट था 990 करोड़। अब ये ताज़ा रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं, इसमें बताया गया है कि 990 करोड़ नहीं, 4100 करोड़ रुपया G20 की मीटिंग में खर्च किया गया है। यानी हमारे टैक्स का पैसा मोदी जी ने एक्स्ट्रा उड़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने मतलब सोने और चांदी के बर्तन में उनको खिलाया जिनको पैसे की कमी नहीं है, और हमारे भारत के करोड़ों ऐसे लोग होंगे जिनको एक वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा होगा ठीक से। तो भाई साहब, अब बताइए इंसाफ किधर है? बताइए राजा ये कौन सा राजा है? ये जो राजा है, ये जो हमने शेर पाला है, ये भाई साहब हम पे ही नहीं भारी पड़ रहा। और दबाइए 24 में बटन, आगे और मजा आएगा। अब G20 को थोड़ा किनारे करते हैं ताकि एकदम एक ही मुद्दे से आप बोर ना हो। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं जानता हूं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से अपने व्यूअर्स को बेवकूफ़ भी बनाते हैं। मैं नहीं बनाता, पता है कैसे? मैं नाम नहीं लूँगा, देखिए किसी को डिफेम करना सही नहीं है, और ये मैं पर्सनल बता रहा हूँ आपके सामने, माफ़ कीजिएगा। मैंने देखा है कि बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो क्या करते हैं, एक 5-10 मिनट की वीडियो में सिर्फ 1 या 2 खबर बताते हैं, या 3 या 4, बस इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा वो बस बोलते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, मेन मुद्दे की बात वो एकदम बाद में करेंगे। अब मेरी एक ऐसे ही यूट्यूबर से जो मेरा दोस्त अच्छा खासा था और अभी भी कभी कभी सलाम दुआ हो जाती है, वो मुझे ज्ञान देने लगा कि रोज़ा भाई 50 मिनट की वीडियो, 40 मिनट की वीडियो यार, और उसमें रिस्क भी रहता होगा, येलो आइकन आ जाते होंगे, ऐड नहीं चलता होगा, ज़्यादातर आपकी वीडियो पे ऐड नहीं चलता होगा, और आप तब भी 40-40 मिनट की। भाई 40 मिनट की नहीं, आप 10-10 मिनट की 4 बनाओ। 3 पे ऐड नहीं चलेगा, 1 पे तो चलेगा कम से कम, 4 पे चल गया तो बढ़िया, अगर नहीं चला तो 4 में से 1 पे तो चलेगा ही, और बाकी आप टुकड़े टुकड़े कर लिया करो, वीडियो को 4 टुकड़े कर लो, मज़ा आ जाएगा यार, और उतनी मेहनत में डबल पैसा।
तब मैंने उस अपने यूट्यूबर भाई को कहा, और मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता हूँ कि वो यही करते हैं, एक रिपोर्ट के अंदर, एक वीडियो के अंदर 10-15 मिनट में सिर्फ ये 1 या 2 खबर, या 6-7 मिनट की वीडियो भाई, एक खबर ख़त्म, और लोग देख रहे हैं दबा के, 2-2, 3-3 लाख व्यूज़, ठीक है, मिलियंस में व्यूज़ चले जा रहे हैं। तो वो कर रहे हैं इसके लिए। मैं क्या करता हूं, मैं उनको बोलता हूं कि नहीं भाई, मैं पूरे भारत की खबर एक ही रिपोर्ट के अंदर निचोड़ देता हूं, और फिर उसके बाद जो दिन के दूसरे समय होते हैं, दोपहर 2:30 बजे, 3:30 बजे, या शाम को 6-7 बजे, रात को 11 बजे, इस वक्त मेरी दूसरी मिडिल ईस्ट, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, वॉर अपडेट, ये सब आती हैं। मैं और दूसरे यूट्यूबर्स के इस वाले प्रोसेस पे काम नहीं करना चाहता हूँ। कम कमाऊंगा लेकिन डिलीवर अच्छी चीज़ करूँगा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरी हिम्मत को टूटने मत दीजिए। अगर मेरी नेशनल प्राइम टाइम लंबी है तो आप ये देखिए कि इसमें मेरा नुकसान है। वही कि ऐड अगर नहीं चला तो 40-50 मिनट की मेहनत बेकार, समझ रहे हो, कई वही पूरी वीडियो उड़ा दी। 40 मिनट का वीडियो करने का मतलब यह है कि दूसरे यूट्यूबर दिन में 4 वीडियो डाल देंगे 40 मिनट की, अलग अलग करके 10-10 मिनट की 4 टुकड़े में। हो गया काम उनका, मेहनत भी कम, आप भी खुश, वो भी खुश। उनका ये बन गया, आपके दिमाग में भ्रम बन गया, यार भाई कितनी मेहनत कर रहा है। लेकिन मेरी हिम्मत मत तोड़िए। अगर मैं 40 से 50 मिनट का एक नेशनल प्राइम आधे घंटे का कर रहा हूँ, जितने देर का कर रहा हूँ, मेरी बहुत मेहनत होती है, मेरी पूरी टीम की बहुत मेहनत होती है। पूरा देखा करिए और अपनी दुआ में मुझे याद रखा करिए। बैक टू द पॉइंट, टॉपिक चेंज कर रहा हूँ थोड़े समय के लिए। बिहार में, बल्कि ये पूरे भारत में हो रहा है, भगवा लव ट्रैप से जुड़े हुए हिंदू समुदाय के लोग टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में अलग अलग ग्रुप का हिस्सा हैं। उस ग्रुप में मुसलमान लड़कियों को किस तरह फंसाना है और किन किन की, कितने हिंदुओं की कितनी सारी मुसलमान गर्लफ्रेंड हैं, वो सब उन ग्रुप में चलता है। बिहार के एक गांव में मुस्लिम कुछ युवकों ने एक हिंदू समुदाय के संघी व्यक्ति को पकड़ा, जिसके फ़ोन में मुसलमान लड़कियों के मैसेजेस, उनके वीडियोस और फोटोज हिंदुत्व वाले ग्रुप में चल रहे थे। आप सब समझ जाएंगे ये पूरा खेल, ये वीडियो देख लीजिए। देखा बजरंग दल के आई रे। हाँ ना भैया, देखा वीडियो मत बनाओ भैया, वीडियो मत बनाओ भैया, पैरा पकड़ दो भैया, वीडियो मत बनाओ। वीडियो लड़का कहाँ का? सिवान का है। सिवान का लड़का हिंदू है और कहाँ का है ये ना? वीडियो मत भैया, वीडियो मत करना भैया, वीडियो मत कर, वीडियो बनाओ। हिंदू का है और कहाँ का है? भैया बजरंग दल के खोलने बैठी। बजरंग दल के खोलने बा ठंडी भैया, हम नहीं खोले ग्रुप के बाटे, देख ली। मुसलमान के मिटाई के नुबा, ना भैया मिटाई के नुबा मुसलमान के। ऐसा कोनो बात नहीं किया, हम कुछ लिखवाई नहीं। यही एगो है निकाब वाली कहल बा, देखबा ई पहले के कौन है रे? है कौन ग्रुप में आ गेल बा? हमारे कहू टाइपिंग हो गया, जंग बा ई देखो, हमारे कहू टाइपिंग हो गया, जंग तो है देखत रही। हमारे कहू टाइपिंग को कोई देर बताते हैं। बाद समझ रहे हैं आप कितना खतरनाक खेल चल रहा है? अपनी बेटियों को, अपने खानदान की बेटियों को, आपको आपके रब की कसम है, इस नेशनल प्राइम टाइम को भेज दीजिएगा अपनी बेटिया के व्हाट्सएप पर, अपने ख़ानदान की बेटियों के व्हाट्सएप पर, आपके ख़ानदान का, रिश्तेदारों का जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप में, उसको भेजिएगा और अपील कीजिएगा कि बच्चियों, हमारी कौम की, हमारे ख़ानदान की नाक, हमारी इज़्ज़त, इस बंदे का ये वीडियो देखना। मेरे दोस्तों, सिर्फ कहानी यहाँ तक नहीं है। हिंदू समुदाय के लोग जो संगी सड़े हुए दिमाग और जहनियत के लोग हैं, इतने पे नहीं रुके हुए हैं। अलग अलग इलाकों में, गांव देहात में मुसलमान लड़कियों को बहला फुसलाकर उसका बॉयफ्रेंड खेत में ले जाता है, बलात्कार अपने दोस्तों से करवाता है और ग्रुप में उसका वीडियो बनाकर डालता है। ऐसे ग्रुप भी चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, वीडियो आपके सामने नहीं लगा सकता हूं, बस आप पढ़ लीजिए और समझ जाइए। टेलीग्राम का ये ग्रुप है। अब आप खाली टेलीग्राम के इस ग्रुप का नाम पढ़िए, इंडियन चैटिंग।
233 मेंबर हैं, 8 ऑनलाइन हैं। एक बंदा लिखता है इस ऐप को डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो, ठीक है। तो यहाँ गाइडेंस भी दी जा रही है किस तरह से खेलना है। और ये देखिए 10 MB का वीडियो है, 1 मिनट 21 सेकंड का। नीचे क्या लिखा है, अनवर की बेटी हिंदू ने चोरी, रेप। 75,300 इस पर व्यूज है, इसी सिर्फ वीडियो पर। अब आप समझिए कि कितना घिनौना काम हो रहा है और बिल्कुल सरकारी तौर पर हो रहा है। कहां गई हमारी देश की IT सेल, देश की सरकारी IT सेल, देश की सिक्योरिटी, देश की वो एजेंसियां जो सोशल मीडिया पर नेटवर्किंग पर नज़र रखती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, रेप, पॉर्न, इन सब पर नज़र ना। यहाँ क्योंकि मुसलमान की बेटी का बलात्कार होना आम बात है, क्योंकि मोदी जी ने अप्रूवल दिया हुआ है शायद। अरे जिस प्रधानमंत्री के रहते हुए बिल्किस बानो के बलात्कारियों को पीछे से मोदी जी ने रिहा करवा दिया, ये जो निकल जाओ कोई बात नहीं, निकलो निकलो, और फिर वहां मोदी जी के भक्त बिल्किस बानो के बलात्कारियों की माला पहनाकर आरती उतारकर स्वागत कर रहे हैं। ऐसे रामराज में, ऐसे हिंदू राष्ट्र में, ऐसे मोदी जी के नए भारत में मुसलमान लड़कियों का बलात्कार होना और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देना, शेयर करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए भाई साहब, नहीं है। मैंने देश की मेट्रो में, पब्लिक प्लेसेस में, जामिया मिल्ला इस्लामिया में, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में, JNU में, न जाने कहां कहां अपनी आंखों से ग्राउंड पर उतर के अपनी कौम की मुसलमान बेगैरत लड़कियों को खुद देखा है, बहुसंख्यक समाज हिंदू लड़कों को डेट करते हुए। क्या बताऊं मैं आपको, मेरा दिल फटता है यार, फटता है मेरा दिल, खून आंख में उतर आता है कि ये क्या हो रहा है। अरे वो प्लान करके हमें फंसा रहे हैं, हमारे दीन को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, हमारी कमर को तोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन ये हमारी कौम की बेटियां जो खुद सोशल मीडिया में सारा दिन आंख फोड़ती हैं, इनके सामने वो सब वीडियोस आती हैं जो हमारे खिलाफ ऐलान किया जाता है कि इनकी बहन बेटियों को फंसाओ, मुसलमानों को ऐसे ही कमजोर करना है। ये सब चीज देखने के बाद भी हमारे कौम की लड़कियां संभल नहीं रही हैं, बहुसंख्यक समाज के संघी लोगों को डेट कर रही हैं। इतनी आग, इतनी तड़प है मेरी बहन, तो थोड़ा और बेशर्मी दिखा दे, अपने बाप या अपनी माँ, अपनी बड़ी बहन, अपने खानदान के किसी औरत से कह दे कि मेरे बाप से कह दे कि मेरा निकाह कर दे, भाई मेरे से नहीं रहा जा रहा, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे कुछ नहीं करना भाई, मुझे बस निकाह करो, मेरा हटाओ यहां से, मेरे से नहीं हो रही, झेली नहीं जा रही मुझसे। मुसलमान कौम के लड़के बुरे हैं तुम्हारे लिए। बहुसंख्यक समाज जिनके यहां हराम हलाल का कॉन्सेप्ट नहीं, जिनके यहां नजिस और पाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वहां तुम्हें मोहब्बत हो जा रही है। थू। लेकिन सलाम हो उस लड़की पर, और ऐसा ही उन बहनों को मेरा सलाम है जो बहनें अब बड़ा कदम उठा रही हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, ट्विटर पर ट्रेंड किया है, नहीं पता कहां का है, लेकिन इस बहन को मेरे लाखों सलाम है। एक बेगैरत मुस्लिम समुदाय की बुर्का पहनकर लड़की अपने कॉलेज के बहुसंख्यक समाज के लौंडों के साथ बैठकर लौंडेबाजी कर रही थी, हा हा ही हू कर रही थी बुर्का पहन के। एक गैरतमंद इस्लामिक लड़की, एक आदम की बेटी, एक दीन का दर्द सीने में ली हुई लड़की कैमरा लेके पहुंच जाती है, पूछती है कि तुम इन गैर लड़कों के साथ, गैर मजहब के लड़कों के साथ क्यों बैठी हो और ये सब क्या कर रही हो, और अगर ये सब करना है तो बहन बुर्का उतारो, बुर्का बदनाम मत करो।
उसने कोई बदतमीजी नहीं करी, लेकिन कह दिया कि तुझे इस्लाम में नहीं रहना, मत रह, लेकिन बुरखे को बदनाम मत कर। सुभान अल्लाह। देखिए करो अभी, बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो, टेल मी, बोलो क्या बोलना है। सब नॉन मुस्लिम बॉयज के साथ बुरखा पहन के बैठो और क्या बोलना है, बोलो। हाँ तो बोलो, मेरे फ्रेंड है ना, बुरखा उतारो फिर बैठो। मेरी मर्जी। ठीक है, देखा दोस्तों, अब जो बात मैंने कही थी कि ये पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, और ये प्लान इनका अभी का नहीं है, बहुत पुराना प्लान है। अब जो आपको क्लिप दिखाने वाला हूं वो पहले का है, वीडियो बहुत पहले का है, 1.5 साल पहले भी दिखा चुका इस वीडियो को, लेकिन अब इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि पूरी प्लानिंग के साथ ये किया जा रहा है। जितने भी मुर्दा मुसलमान हैं, हमारा जो समाज है, देख ले कि ये किया जा रहा है हम मुसलमानों के साथ। सुने एक जुमला और शेयर करिएगा। अगर आप ईमान वाले हैं, अगर आप इंसान के बच्चे हैं, अगर आप सच्चे भारतीय हैं, शेयर कीजिएगा, क्योंकि हिंदुत्व में ये कभी नहीं होता जो ये कर रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर। देखिए, अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे, अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। कुछ मत करो, हमारी मुसलमानों से लड़ाई है नहीं, हमें तो उनकी लड़कियों से प्यार है। खत्म। किस चीज की? हम तो उसकी लड़कियों से प्यार करेंगे ना। क्यों? अपने आप ही कमजोर होते चले जाएंगे। आई बात समझ में? इतना ही नहीं, हर चीज और हर कदम मुसलमानों के खिलाफ उठाया जा रहा है। महाराष्ट्र के सातारा के इलाके में बहुसंख्यक समाज ने पूरी प्लानिंग से, जो सड़ा हुआ अंग है उस समाज से, जो अलग अलग संगठन मिलकर जो है, मैंने कहा था ना अभी 2 दिन पहले, तो मैंने कही थी ये बात, कल कही थी या परसों, मुझे याद नहीं है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुंह से बात निकली और सच हो गई। मैंने कहा था चुनाव से पहले ये कुछ ना कुछ बड़ा करवाएंगे। आप मेरे गवाह बनिएगा जिन्होंने मेरी ये बात मेरे मुंह से सुनी थी ना, नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और आज देखिए, महाराष्ट्र के सातारा में मुसलमानों की दुकान को जला दिया गया, 2 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों घायल हैं, तनाव वाला माहौल है। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो है, देखिए। मुसलमानों को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, दुकानें जला दी जा रही हैं, सैकड़ों घायल हो गए हैं, इंडियन मुस्लिम्स इस तरह से दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। कहीं इनके बाइकॉट की बात चल रही है, मुसलमानों के बाइकॉट की बात चल रही है। बाइकॉट के बहाना बनाकर ये मुसलमानों की दुकान लूट लेते हैं, फिर बाद में आग लगा देते हैं। ये महाराष्ट्र के सातारा में हुआ है। अब सरकार से मेरी डिमांड ये है कि ईमानदार सरकार अगर आप हैं, और ईमानदार प्लीज बनिए और न्याय दिलवाइए। जिन लोगों ने भी दंगा भड़काया, बड़ी बात कह रहा हूं, अगर उस इंक्वायरी में मुसलमान समुदाय का नाम आता है, जेल में ढूंसिए। अगर बहुसंख्यक समाज और किसी हिंदू संगठन, जाहिर है जो अभी तक खबर आ रही है कि वो उन्होंने ही किया है सारा खेल, क्योंकि मारने वाले और नुकसान जिनका हुआ है वो मुसलमान हैं। तो जो भी इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे है, जो भी इस प्लानिंग के पीछे है, चाहे ये हो चाहे वो हो, आप जेन्युइन इंक्वायरी करवाइए और जेल में डलवाइए। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ बड़ी ख़तरनाक साजिश है, और मुसलमान बिल्कुल समझिए कि मौत के मुहाने पर हैं इस वक्त, कहीं भी कुछ भी हो रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के बागपत में तवज्जो चाहूंगा आपकी, ये 10 मिनट वाली रिपोर्ट नहीं है किसी अरे गरे यूट्यूबर की। सुनिए, मेहनत कर रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, तो समझिए और शेयर किया कीजिए। सिर्फ पैसे का खेल नहीं होता, आपको समझना होगा कि कितना बड़ा रिस्क लेता हूं। जितने मुंह में आपके दांत नहीं है, उससे ज्यादा केस है मेरे ऊपर फर्जी। जितनी मेरी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा
मैं केस झेल रहा हूं, तो समझा करो मेरी मुसीबतों को। इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत है मुझे? मेरे सीने में मेरे देश का दर्द है, मेरे सीने में मेरे मजहब का, मेरे लोगों का दर्द है, मेरे भारतवासियों का दर्द है, इस भारत मां का दर्द है कि ये क्या हुआ है हमारे भारत के साथ। और कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश के बागपत में बहुसंख्यक समाज के लोगों ने एक मुसलमान युवक को किडनैप किया, गौशाला में ले गए, मुस्लिम युवक को अगवा करके ऐसा मारा कि उसको अधमरा कर दिया। तरुण, अरुण, सचिन, जॉनी सिंह और इसके अलावा और उनके साथी हैं मोहम्मद सुल्तान राजपूत को अगवा किया, गौशाला में बंधक बनाया और इतना मारा कि वह अधमरा हो गया। लोकेशन है बागपत, उत्तर प्रदेश। वीडियो आपने देख ली। इसके बाद बागपत पुलिस ने जानकारी यह दी है कि थाना कोतवाली बागपत थाने ने गिरफ्तारी कर ली है। धारा 364, 307, 504, 342 और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से घटना में उपयोग किया गया गाड़ी वैगनार जो दिल्ली की है DL 12CH 2313 और एक लकड़ी की हॉकी बरामद करी है। यानी दिल्ली, अरे दिल्ली तो बहुत बड़ी चीज है भाई, दिल्ली तो मेन है भाई साहब। ये हिंदू संगठनों का दिल्ली तो एक बड़ा हब है। तो दिल्ली की गाड़ी बरामद हुई है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अच्छी बात है, धन्यवाद है यूपी पुलिस का कि उन्होंने बेहतरीन काम किया। लेकिन मुझे यह बताना है कि मेरे भारत में एक सड़ा हुआ समाज, ज़ॉम्बी समाज, मुसलमानों को दिन रात 24 घंटे निशाना बना रहा है और मुसलमान बोलने को राजी नहीं है। सिर्फ बोलना है कि हम पर जुल्म मत करो, सिर्फ लिखना है इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक, नहीं लिख रहे, नहीं बोल रहे। जब तक हमारा खुद का नंबर नहीं आएगा हमें दर्द नहीं होगा। कमाल की यही बात है, ये आतंक मचाने से पहले, कत्लेआम मचाने से पहले छाती ठोक कर ये चीखते हैं कि हां हम मुल्लों को मारेंगे, ये राम राम चिल्लाएंगे, खून बहेगा सड़कों पर, मुल्ले काटे जाएंगे और वो चिल्लाएंगे। अब मध्य प्रदेश में हिंदू संगठन के नेताओं ने, मनुवादियों ने, जहरीले झुंड ने एक्सेप्ट किया कि हमने ही बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया था। छाती ठोक के बोल रहे हैं, वो बोलता है। अभी ये जहरीला इंसान आप सुनेंगे। और अजान के खिलाफ भी विवादित बयान दिया और प्रशासन ने इनको गिरफ्तार करेगा ना, इन पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि ये रोज हो रहा है और ये आम हो गया है और इसको जानबूझकर आम किया जा रहा है। देखिए 6 दिसंबर 1992 को जो सबसे बड़ी कार सेवा हुई, बाबरी ढांचे को गिराया गया, हम ठोक कर कहते हैं, छाती ठोक कर कहते हैं कि हाँ हमने बाबरी ढांचा गिराया था, हमारे पूर्वजों ने बाबरी ढांचा गिराया था। अगर वास्तव में हिंदू सहिष्णु होता है तो कश्मीर में काटा ना जाता, अगर हिंदू सहिष्णु होता तो बार बार बांटा ना जाता, अगर हिंदू सहिष्णु होता तो भारत के टुकड़े नहीं होते, अगर हिंदू सहिष्णु होता तो लोकसभा सदन के बाहर आतंकी नहीं बनता, अगर हिंदू सहिष्णु होता बंधुओं तो राम तंबू में नहीं होते, अगर हिंदू सहिष्णु होता न होता तो राम तंबू में न होते। हिंदू बताया गया, अगर हिंदू सहिष्णु ना होता, अगर हम सहिष्णु होते तो हमारे हाथों में तलवारें होती, हमारे हाथों में तलवारें होती। इस्लामीकरण आया और इस भारत के ऊपर आक्रमण किया, गुलाम बनाने की कोशिश करी, ईसाईयत आई उसने गुलाम बनाने की कोशिश करी, अंग्रेज आए उन्होंने यहाँ पर भारत पर आक्रमण किया और भारत को गुलाम बनाने का निरंतर क्रम चलता रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग दिन में 5 बार माइक लगाकर बोलते हैं अपनी आवाज सुनाने के लिए, क्या आप लोगों को लगता है कि आवाज उनको माइक की आवश्यकता है? यहाँ पर बैठे बजरंगियों को अगर आपको लगता है कि माइक की आवश्यकता लगती है दिन में 5 बार चिल्लाने के लिए, तो जय जयकार की आवाज ऐसी आना चाहिए।
अब बताइए, यही लोग मुसलमानों पर हमला करते हैं। सबूत ये खुद दे रहे हैं, क्या हमने ये किया है, हमने वो किया है, मुसलमानों को ये कर देंगे, हम मुल्लों को ये कर देंगे। ये सबूत देते हैं, वार्निंग देते हैं, मस्जिद के आगे जाकर गालियां बकते हैं, तलवार लहराते हैं, धमकी देते हैं। प्रशासन ऐसे रहता है। फिर यही लोग जाकर मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं। मुसलमान विरोध करता है तो प्रशासन फौरन आंख पे से हाथ हटाता है और तुरंत चलो भाई मुसलमानों की गिरफ्तारी करेंगे, चलो तो आओ बिल्डर लाओ, हाँ मुल्लों का मान तोड़ो। यही चल रहा है भैया। लेकिन राहत इंदौरी कह गए, मरहूम राहत इंदौरी, कि लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। खुद का फैलाया हुआ रायता जब खुद को चखना पड़ जाए तो बुरा लगता है। हाँ, ऐसे ही हुआ है। वीडियो ब्लर कर रहा हूं, पूरी ब्लर कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, तस्वीर विचलित करने वाली है। दोस्तों, घटना जो है उत्तर प्रदेश की है। खून से लथपथ एक पत्रकार कह रहा है थाने में कि पत्रकार हूं साहब, दैनिक जागरण का, हार्ट का पेशेंट हूं, स्टंट डला हुआ है अंदर दिल में, घर पर दारू पीकर लेटा था, पुलिस आई और यह हाल कर दिया। मेरा बेटा और बेटी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, साला बीजेपी का नेता है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो आग लगाने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब आग की चपेट में खुद आते हैं तो नाराजगी भैया किस बात की। लेकिन फिर भी रजाग्राफी की टीम इस पत्रकार के साथ है और इसकी कड़ी निंदा करती है। सुनिए। भाई साहब, इंचोली मेरा एड्रेस है, ये हल्फमेरी कर सकती है पैसा पुलिस ने। डॉक्टरी नहीं करानी भाई साहब, मैं एडीजी साहब जानना चाहता हूँ किसने मारा है मेरे। अरे भाई साहब, थाना पुलिस ने मारा है, थाना पुलिस ने मारा है, थाना पुलिस ने मारा है, थाना पुलिस ने मारा है। द्रोहा जी, ये द्रोहा जी सुनिए, एडीजी साहब का जो पैरोकार है मेरा बहनोई है। वैसा एडीजी साहब का खून जाके बह रहा है, देखो वैसा खून ऐसे बह रहा है, बस 1 घंटे से खून मेरा ऐसे ही बह रहा है। हार्ट का पेशेंट स्टंट डाला हुआ। क्या कहे आदमी। उधर मणिपुर आपको ले चलूं तो मणिपुर में इंडियन आर्मी के सामने मणिपुर की पुलिस टिकी हुई है और असम राइफल को एंटर ही नहीं करने दे रही। और पोस्टर ले खड़ी है, ये देखिए, उस पोस्टर पे लिखा है कि इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते वरना फोर्स का इस्तेमाल। टकराव है, यूनिफॉर्म वर्सेस यूनिफॉर्म हो रहा है, मिलिट्री आपस में भिड़ रही है। ये मणिपुर का हाल है और माफ कीजिएगा, हालात इतने खराब हैं कि आपको बताने लायक नहीं है। अगली तस्वीर इन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आप उनकी लंबाई से, जिस्म की कदकाठी से बड़ी राइफल और बंदूक देख रहे हैं। जिन लोगों को स्कूल में रहने की जरूरत है उनके हाथ में हथियार है। माफ कीजिएगा, वीडियो ये ब्लर कर रहा हूं क्योंकि ये YouTube की पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन मजबूरी है कि आपको बताना पड़ रहा है, दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारा खूबसूरत भारत था जिसे अंग्रेजों ने तो पहले लूटा और अब मोदी सरकार ने नफरत का ऐसा सैलाब पूरे भारत में भर दिया है कि कोरोना का इलाज तो आज मिल गया है, इस नफरत का इलाज नहीं मिल रहा है। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कुछ भी हैं, अपने ईश्वर परमात्मा अल्लाह गॉड से दुआ कीजिए कि हमारे इस भारत को जिस शैतान की नज़र लगी है वो शैतान जल्दी से जल्दी हमारे सर पे से हट जाए। हमारा मुल्क पहले से प्यार मोहब्बत वाला हो। एक तरफ से अजान की आवाज़ आए, दूसरी तरफ से आरती की आवाज़ आए, ना दिक्कत मुसलमान को हो, न दिक्कत हमारे हिंदू भाई को हो। और जब गिरजाघर में प्रेयर हो तो न मुसलमान विचलित हो न हिंदू विचलित हो। एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह, अलग अलग खुशबू की तरह महकता रहे मेरा भारत, ऐसी दुआ कीजिए। ये पता है मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए इस तस्वीर को, मणिपुर की ये तस्वीर है दोस्तों, दिल फट रहा है। आप एक छोटी सी स्क्रीन पर या घर के बड़े से टीवी पर मेरे ये रिपोर्ट देखकर भूल जाते हैं 2 घंटे बाद,
ज़रा सोच के देखिए, हमारा खुद का भारत है, अगर हम इस सिचुएशन में हो तो क्या होगा। तोपें हैं भाई, आर्टिलरी इनके पास कहाँ से आ रही है। सरकार पूछे तो सही कि इन उग्रवादियों के पास इतने खतरनाक एडवांस हथियार कहाँ से आ रहे हैं, कौन है इसके पीछे भाई। चाइना, अजीब कद्दू खेल बड़ा है, बस दुआ कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमारी फौज का इस्तेमाल अपनी चुनावी प्रचार के लिए कर रही है। ये देखिए, इंडियन आर्मी के द्वारा जो रिटायर्ड और छुट्टी पर जो जवान गए हैं, उनको कहा गया है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए छुट्टी पर भी काम करें और सरकारी स्कीमों का प्रचार करें। सेना ने सलाह दी है कि आप मोदी सरकार की सरकारी जो नीतियां हैं उनका आप जहां छुट्टी पे भी रहो तो प्रचार करो। यह हाल हो गया है हमारी इंडियन आर्मी का इस मोदी सरकार में। गुलाम बना लिया है हमारी मिलिट्री को, मजाक समझा हुआ है। कहां है चुनाव आयोग। गरीब भूखा मर रहा है, सरकार की नीति। अंग्रेजों को तुम चांदी और सोने के बर्तन में खाना खिला रहे हो, सरकार की नीति। मकान देने का नाम करके बिल्डोजर तुम अल्पसंख्यकों के मकानों पर चला रहे हो, सरकार की नीति। G20 के नाम पर गरीबों को उजाड़ दिया, सरकार की नीति। गरीबी मिटाने का वादा करने वाली गरीबी को ढक रही है, सरकार की नीति। शर्म थोड़ी तो करो यार, शर्म। अब एक अहम जानकारी, आखिरी खबर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हज पर जाते हैं या जो करबला जा रहे हैं, इमाम हुसैन के रोज़े पर जा रहे हैं, ये इस वक्त जो है 2 महीना 8 दिन जो है शिया समुदाय, अहले सुन्नत समुदाय, तमाम मुसलमान, चाहे वो किसी भी जाति से हों, किसी भी समुदाय से हों, वो पहुंचते हैं करबला। करबला का नाम किस मुसलमान ने नहीं सुना, सब ने सुना। तो ऐसे में क्या होता है, एक पीक टाइम होता है जब ये टूर एंड ट्रैवल वाले बहुत पैसा कमाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। अब बहुत सारा इसमें फ्रॉड भी चल रहा है, याद रखिएगा। ये जो हज पर भेजने वाले जो टीम होती है, जो टूरिज़्म वाले होते हैं, जिसमें आप देखते होंगे कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मौलवी तक उसमें होते हैं कि भैया हमारा टूर है, मौलाना सादिक साहब हैं, मौलाना रिजवान साहब हैं, फॉर एग्जांपल। मैं इनको जानता नहीं, मैं तुक्का मार रहा हूँ। तो ऐसा बोला था कि अरे फलाने मौलाना हैं, अच्छा फलाने मदरसे वाले प्रिंसिपल साहब, उनका ये टूर है भाई साहब। नहीं, ये बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं यार, ईमानदार हैं। वो तो हमसे 50,000 मांगे, हम 55 दे देंगे। वो तो जायज़ मांगे, गलत तो मांगेंगे नहीं। अब समझ, ये चल रहा है। लेकिन होता क्या है, अभी हाल का एक मामला है, एक टूर है जो ज़ियारत के लिए लेके जाता है लोगों को, उसमें ज़्यादातर मौलवियों का नाम आ रहा है। शिया समुदाय की बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि शिया समुदाय ज़्यादातर मुहर्रम में और अरबईन में और इस मौके पर करबला पहुँचते हैं। बहुत ही मतलब एकदम दीवानगी के साथ पहुँचते हैं। लाखों की तादाद में, मिलियंस में पूरी दुनिया से लोग करबला पहुँचते हैं। अब ऐसे में मोटा पैसा छापते हैं ये टूरिज़्म वाले। जैसे मैंने आपसे कहा कि ऐसे ही भारत के अलग अलग इलाकों से एक जो है ग्रुप बना, एक एजेंसी, टूरिज़्म एजेंसी से कांटेक्ट किया गया। उन्होंने ऑफ़र किया कम पैसे में इराक की ज़ियारत करवाने का, इमाम हुसैन के रोज़े पर ले जाने का, ठीक है। तो उसमें बड़े बड़े लोग, इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर है, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग। अब कोई हार्ट पेशेंट है, बुज़ुर्ग लोग भी हैं, जवान लड़कियां भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब 50, 60, 70 लोग ऐसे गए वहाँ। अब ये भरोसा करके गए थे इन पे, जो भेज रहा है टूर एंड ट्रैवल वाले हैं, उसमें मौलवी हैं। तो मौलवी के चेहरे पर लोग चले गए कि हाँ मौलाना साहब हैं, ये फ्रॉड तो हो ही नहीं सकता, इतना बढ़िया ऑफिस है, इतना बढ़िया इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। लोग चले गए वहाँ करबला ज़ियारत के लिए।
वहाँ जाके पता चला उन बेचारों को, अभी पूरी मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा, वहाँ जाके पता चला कि उन्होंने सिर्फ जहाज़ का टिकट करके इनको बिठा दिया जहाज़ में। वहाँ उतरे, होटल गए तो होटल की पेमेंट ही नहीं किया, होटल बुक ही नहीं किया उन्होंने। होटल वालों ने होटल के लॉन्ज में फेंक दिया सबका सामान ज़ायरीन का। अब वहाँ कोई हार्ट पेशेंट है, कोई बीपी का मरीज़ है, जवान लड़कियां हैं, कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग औरतें, सब परेशान बेहाल। दूसरे देश में जाकर हवा बाख्ता आदमी वो ज़री के पास जाएगा, आदमी ज़ियारत करेगा, आदमी वहाँ जाएगा रोज़े में अपना सारा सामान यहीं कहीं भी छोड़ के। तो भाई भारत में ऐसे बहुत सारे फ्रॉड टूर एंड ट्रैवल्स भी चल रहे हैं जिनके पास ना लाइसेंस है ना कोई बातचीत है, बस फ्रॉड है, फ्रॉड। बच के रहिए। आप हाल दिखाऊं मैं उनका जो फंसे हैं वहां जाके, देखिए। अभी हम करबला आए हैं और करबला में ही हैं। हम जिस टूर के साथ आए थे उस टूर का नाम है अल फातिमी टूर्स, जिसको टूर सालार है परवेज़ ज़ैदी, उनके साथ है शाहब रिजवी, उनके साथ ये प्रॉपरली हमारे साथ अभी फ़िलहाल 90 लोग हैं, 90 ज़ायरीन हैं, जहाँ से कश्मीर, लखनऊ, मुमरा, विक्रोली, गोवंडी, मजगांव सब जगह के ज़ायरीन हैं। और हम लोग यहाँ करबला में रुके हुए हैं। भाई इन लोगों ने हमारे साथ स्कैम किया है और स्कैम करने की वजह यह है कि इन लोगों ने हम सबसे पैसे ले लिए एडवांस में और यहाँ होटल के नाम पे कुछ भी नहीं है। इन्होंने होटल का बिल तक नहीं भरा है, कुछ नहीं भरा। होटल वालों ने हम लोगों को कमरे से निकाल दिया है। हम लोगों के पास कोई खाना नहीं है, पानी नहीं है। हमारे साथ पेशेंट्स हैं, बीपी पेशेंट्स हैं, शुगर पेशेंट है, जिनको प्रॉपरली हम अपनी जेब से पैसे डाल के लेकर आ रहे हैं। भाई इनके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये लोग सब के सब फ्रॉड निकले। इसमें प्रॉपरली पूरा ग्रुप है जिसमें परवेज़ ज़ैदी हैं, मौलाना शब्बर हैं और अता हैदर हैं, शाहब रिजवी मासूमा टूर्स वाले हैं, बेमन में जो नज़र अब्बास है वो हैं और अफजल हैं और एक क्या उनका एक और नाम है नज़र अब्बास है, अकील है लखनऊ से। और ये सब लोगों का ग्रुप है। इन लोगों ने सब ने फ्रॉड किया। ज़ायरीन रोड पे सो रहे हैं और कोई हेल्प नहीं है किसी तरह की, कुछ नहीं है। और अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनको इस वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। लड़कियां, औरतें रो रही हैं, इनके आगे पासपोर्ट जब्त है और कुछ भी सलूशन नहीं मिल रहा है भाई। बहरहाल मैं अब इसमें कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हों, ऐसे किसी पर भी आंख बोल के भरोसा ना करें। मैं इतनी और मदद कर सकता हूं कि अगर आपको विदेश कहीं जाना है और आपको सेटिंग चाहिए, आपको पूरा पैकेज चाहिए, तो भरोसेमंद कौन है जिसकी मैं गारंटी ले सकता हूं टूर एंड ट्रेवल्स की। मैं नाम नहीं बताऊंगा, बस आप मुझे ईमेल कीजिएगा जिन को अगर जाना है, वो गारंटी मेरी है। इतनी मैं आपकी मदद कर सकता हूं कि जिन टूर एंड ट्रैवल का नाम मैं आपको भेजूंगा, ईमेल पर रिप्लाई जिनको करूंगा, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दूंगा, आप उनके साथ आंख बंद करके जा सकते हैं। रज़ाग्राफी की जिम्मेदारी है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देख के मैं भाई बहुत विचलित हुआ कि सोचिए आप किसी दूसरे मतलब प्रदेश में गए हों और आप बिल्कुल मतलब ऐसे हों जब अब कोई पुरसाने हाल ही नहीं, तो क्या होगा आपका? आपके वालिद हों, आपके माँ बाप हों, बहन गई हों वहाँ आपकी, फंस जाए कि इंसान, पासपोर्ट जब्त। बस आज के नेशनल प्राइम टाइम में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।